हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें आज हम आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस को देखने वाले हैं। सो सॉरी, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हो रही है वीडियो में, आई नो, बट थोड़ा सा कुछ है ना, मुझे भी टाइम नहीं लग पा रहा है एंड बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मैनेज द टाइम। जैसे ही मैनेज होता है मैं आपका टाइम शेड्यूल एकदम फिक्स कर दूँगी कि पर्टिकुलर आज अगर 8 अप्रैल है तो आज की न्यूज़ एनालिसिस आज रात को आपको 11 तक ही मिल जाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड स्टार्ट करते हैं। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं ये है कि एक्चुअल में ये जो चैनल है आपका, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द चैनल एंड इसको पर्टिकुलर बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ ये मेरे बारे में है कुछ जिसको आप देख सकते हैं एंड ये जो न्यूज़ एनालिसिस होने वाली है ये आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, जो एक दिन के एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर्स पूछी जाती है, स्टैटिक पूछा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपके जो यूपीएससी है, आपके स्टेट पीएससीज है, उसके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी आंखें ओपन करके रखिए। बाकी आई विल ट्राई कि आपको मैं एट बेस्ट लेवल तक जाके समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ आर्टिकल। सबसे पहला आपका जो न्यूज़ आर्टिकल आपको मिलने वाला है दैट इज़ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट्स यानी दुनिया की बहुत सारे शहर हैं जो आपस में एक साथ आए हैं, कल्चर सेक्टर की लीडर्स हैं, उनकी सरकारें हैं, वो आपस में मिलकर एक फोरम फॉर्म कर रहे हैं ना। इस फोरम का काम क्या है? ये जो फोरम है सबसे पहले तो 2012 में इसको लंदन में एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम पे इसमें 8 सिटीज़ थी, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो, शंघाई, पेरिस, इस्तांबुल, सिडनी एंड जोहान्सबर्ग। एंड ये आपका मेयर ऑफ लंदन के द्वारा क्या किया गया था, कन्वीन किया गया था। अब ये जो आपको 8 सिटीज़ दिख रही हैं, वैसे तो सारी सिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर कोई मेरी न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहा है तो उसको मैं एक चीज़ याद दिला दूं कि मैंने आपको इस्तांबुल के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, ठीक। सो अगर आपको याद है कि मैंने इस्तांबुल के बारे में बताया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मैंने इस्तांबुल के बारे में क्यों बताया है, क्यों न्यूज़ में था ये, क्या ये कोई स्ट्रेट है, क्या ये कोई इस्थमस फॉर्म करता है, अगर हाँ ऐसा है तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। सो ये आपका एक करंट का पार्ट हो जाएगा कि इस्तांबुल न्यूज़ में क्यों था एंड उसका स्टैटिक हो जाएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की बात करते हैं। ये जितने भी आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं यानी जो मेंबर सिटीज़ हैं आपकी, उनके पॉलिसी मेकर्स को पर्टिकुलर एनेबल करता है कि आप अपनी रिसर्च को, इंटेलिजेंस को, जहाँ पर भी कल्चरल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं उसको अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसको शेयर कर सके, ठीक। फोरम मेंबर्स की बात करते हैं तो कोई भी इवेंट अगर उनको ऑर्गेनाइज कराना है, जैसे सिम्पोसिया की बात करते हैं, रीजनल समिट की बात करते हैं, वर्कशॉप की बात करते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसमें अलग अलग शहरों के साथ में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कोलाबोरेट करना है, एक दूसरे के साथ में मिलकर ये काम करना है। साथ ही साथ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर रिपोर्ट की बात की जाती है तो ये आपके फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है हर 3 साल में। रिमेंबर दैट, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की जो रिपोर्ट होगी वो हर 3 साल पे पब्लिश की जाएगी, जो डाटा डिटेल्स दिया होगा आपकी इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अलग अलग सिटीज़ से अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है ना, उन सिटीज़ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डेटा इसमें पब्लिश करके दिया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम के बारे में। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको देखते हैं, दैट इज H1B वीज़ा रूल टू एक्सपायर। अब आपको याद होगा कोविड आया था, कोविड है ना, अब तो बहुत बेचारा 1 साल का हो गया पूरा, बट इनका हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, फिर से मार्च के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा बेसिक अपने पीक पे थे तो उस टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ मेज़र कर रही थी कि हमारे यहाँ के लोगों को पैसे नहीं देने के लिए हम दूसरे देश के लोगों को पैसे कैसे देंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए कि बाहर किसी और देश का कोई नागरिक आके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट ना कर सके, आपके यूएस ने भी सैंक्शन लगाया था, उन्होंने एक तरीके की वीज़ा पर रोक लगा दी थी, दैट वाज H1B वीज़ा। अब यहाँ पर H1B वीज़ा का जो रूल है वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक। सो यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ अलाउड द H1B वीज़ा रूल टू एक्सपायर। आपके यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, पहले ट्रंप जी थे अब बिडेन जी बन चुके हैं, उन्होंने कहा है कि H1 जो B वीज़ा है उसका जो रूल है उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा। ना है क्या, जून 2020 यानी वही आपके कोरोना जी का काल है ये, ठीक। फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट ने कहा था इशुएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ाज ऑफ सेवरल टाइप्स इंक्लूडिंग द स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ और H1B, इन्होंने आपका हॉल्ट कर दिया था। हॉल्ट मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, यानी जितने भी नॉन इमिग्रेंट वर्क होते हैं आप कह सकते हैं, वीज़ा जो अलग टाइप के होते हैं जिसमें स्किल्ड वर्कर के वीज़ा आते हैं जैसे H1B, उसको रोक दिया गया था। ये आपका कब तक वैलिड था, 31 मार्च 2021 तक, यानी जो टाइम आपका जा चुका है। इट्स एक्सपायरी ऑर्डर शॉल ब्रिंग रिलीफ टू लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेशली IT वर्कर। अब क्योंकि आपका ये रूल ख़त्म हो रहा है
इसका जो पीरियड था वो एक्सपायर हो रहा है। तो बहुत सारे भारतीय नागरिकों को इसमें हेल्प करने मदद मिलने वाली है, बहुत सारे IT वर्कर्स को भी। क्यों? वो US जा पाएंगे एंड फिर से अपना बेसिक काम कर सकेंगे। नाउ अंटिल नाउ द US इशूज 85,000 H1B visas annually, of which 20,000 went to graduate students and 65 to private sector applicants। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो US है वो लगभग हर साल 85,000 H1B जो आपके वीज़ाज हैं उसको क्या करता है, इशू करता है, जिसमें 20,000 आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जाते हैं, 65,000 किसको दिए जाते हैं, आपके जो प्राइवेट सेक्टर के एप्लीकेंट्स होते हैं। नाउ इंडियन नेशनल्स की बात करेंगे तो उनको लगभग 70%, यानी इसमें का टोटल 70% किसके पास जाता है, भारतीय नागरिकों के पास। यानी भारतीय नागरिक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में आपके H1B वीज़ा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं आपके एनकाउंटर विद नक्सलाइट्स। ठीक है, सो होम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू पुलिस पर्सनल मार्टरेड इन द एनकाउंटर विद नक्सलाइट्स इन छत्तीसगढ़ इन अप्रैल 2021। अब है क्या, अगर किसी ने न्यूज़ देखा होगा तो एक फोटो वायरल हो रही है हमारे जवान की, मीन्स हमारे एक सोल्जर की, जिनको ऐसा माना जा रहा है कि आपके जो नक्सलाइट है उन्होंने अबडक्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर है क्या, आपके होम मिनिस्टर ने, बहुत सारे पर्सनल्स की जान भी चली गई थी इसमें, तो होम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया आपके पुलिस पर्सनल्स को जिनकी बेसिकली मृत्यु हो गई थी, ठीक, नक्सलाइट्स के द्वारा छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2021 में। सो यहाँ पर जो पार्ट देखते हैं डिटेल्स क्या है, सेपरेट जॉइंट टीम्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ओवर 2000 इन नंबर हैड लॉन्च्ड अ मेजर एंटी नक्सल ऑपरेशन फ्रॉम बीजापुर सुकमा डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ बस्तर फॉरेस्ट कंसिडर्ड एज द माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब आपके दो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, लगभग जिसमें 2000 के करीबन लोग थे, उन्होंने आपका एंटी जो नक्सल ऑपरेशन था उसको स्टार्ट किया बीजापुर से एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट के जो आपके साउथ बस्तर फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर माओइस्ट का बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी माओइस्ट बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलते हैं ना। जो भी आपके पर्सनल थे बिलोंगिंग टू CRPF, इट्स एलाइट यूनिट कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन जिसको कहा जाता है, DRG जिसको डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहा जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स इन ऑपरेशन में क्या किए गए थे, इन्वॉल्व किए गए थे। यानी 5 ऐसी जगह थी जहाँ पर आपको माओइस्ट के साथ में बेसिक फाइट करना था, एंटी नक्सलाइट्स अपने ऑपरेशन को चलाना था, एंड इसमें आपके अलग अलग जो डिफेंस फोर्सेस के पार्ट है वो इंक्लूडेड थे। CRPF के लोग थे, कोबरा था, DRG की बात करिए, STF, ये सारे पर्सनल्स आपके इसमें इंक्लूडेड थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर अभी होम मिनिस्टर ने इसको ट्रिब्यूट पे किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरियाज़ कहाँ पर हैं। एंड आपको बेसिक एक होमवर्क के रूप में देखना है CRPF के बारे में, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ CRPF, दैट यू हैव टू सू। DRG की बात करते हैं, कोबरा की बात करते हैं, STF, तीनों का, चारों का बैकग्राउंड आपको देखना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब स्टार्ट हुआ, कैसे काम किया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, दैट इज इट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। PSU बैंक्स में हैव टू टेक 2000 करोड़ हिट। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, में हैव टू बियर अ बर्डन ऑफ 1800 करोड़ या 2000 करोड़ अराइजिंग आउट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑल लोन अकाउंट्स विच ऑप्टेड फॉर अ मोरेटोरियम ड्यूरिंग मार्च अगस्त 2020। अब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको जितने भी लोन के जिस भी अकाउंट पर हैं, अगर उन पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको सारे लोन्स को वेव ऑफ कर देना है। अगर जिसने लोन लिया हुआ है उसने मार्च अगस्त 2020 के बीच में मोरेटोरियम के लिए क्या किया था, ऑप्ट आउट किया था, तो यहाँ पर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना बर्डन उठाना पड़ेगा, 1800 से लेकर 2000 करोड़ तक का। यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर इस गाइडलाइंस को वो मानते हैं तो उनको लगभग 1800 से लेकर 2000 करोड़ तक का खर्चा उठाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जजमेंट क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को हटा दीजिए। The judgment covers loans above 2 crore as loans below this got blanket interest on interest waiver in November 2020। अब जो जजमेंट आपको देखने को मिल रहा है उसमें लगभग 2 करोड़ तक का लोन कवर किया जाता है। इसके नीचे की बात करते हैं, ब्लैंकेट इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट वेवर की तरह काम करेगा नवंबर 2020 में। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है लोन मोरेटोरियम कोर्स के लिए गवर्नमेंट की लगभग 5500 करोड़ आएगा 2021 में, एंड स्कीम कवर्ड ऑल बोरोवर्स इंक्लूडिंग द प्रॉम्प्ट वंस व्हिच डिड नॉट ऑप्ट फॉर द मोरेटोरियम। तो यहाँ पर जितने भी आपके बोरोवर्स होंगे, ठीक, जिन्होंने स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं किया वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। RBI की माने इन्होंने एक मॉरेटोरियम अनाउंस किया था, यानी ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टर्म लोन्स फॉलिंग ड्यू बिटवीन March 1 and March 31, 2020 इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू 31, 2020। अब कोविड की वजह से आपके RBI ने मॉरेटोरियम की बात करते तो उसको अनाउंस कर दिया था, यानी अगर आपको अपना इंस्टॉलमेंट पे करना है
लोन का अमाउंट पे करना है तो उसके लिए मॉरेटोरियम आपको दे दिया जा रहा है, एक छूट आपको दे दी जा रही है। अगर आप देख सकते हैं पहले वो छूट 31 अगस्त 2020 तक थी, लेकिन बाद में इसको 31 मई 2020 तक थी, देन बाद में इसको अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि आपका कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस में आ गए थे सब लोग। सो उसको कहीं ना कहीं मेंड करने के लिए आपका ये काम किया गया। बैंक्स वुड प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर फॉर द पीरियड अ बोरोवर हैड अवेल्ड द मॉरेटोरियम। अब आपके बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट कब तक वेव करेंगे, कब तक हटा देंगे, जब तक के लिए आपका जो भी लोन, जो भी बोरोवर होगा उसने मॉरेटोरियम के लिए क्या किया होगा, अवेल किया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। यहाँ पर तो हमने देख लिया पीएसयू बैंक्स को लॉस होने वाला है। नाउ ई कोर्ट प्रोजेक्ट की बात करते ये है क्या, द कमिटी Supreme Court has prepared the draft vision document for phase 3 of the e-courts project under the auspices of Supreme Court of India। आपकी जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बना दिया। जैसे आपको पता होगा आपकी प्रारूप समिति बनी थी, ठीक, संविधान के लिए, तो यहाँ पर ड्राफ्ट विजन आपका डॉक्यूमेंट लाया गया है फेज 3 के लिए, जो आपके ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट है क्या, रिमेंबर आपको याद है जो इतनी बड़ी बड़ी फाइल से आपको दिखती है, ठीक, जॉनी एलएलबी याद आ गया होगा थोड़ा सा, इतनी अच्छा कोट रहता है ना, वो याद होगा उनका डायलॉग, इतना अच्छा कोट है, एकदम पुरानी पुरानी फाइलें। तो वो सारी फाइलें हैं क्या, उनमें केसेस आपने स्टोर करके रखे हुए हैं, वो चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा काम आपका कम हो जाएगा। सो ई कोर्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये आपका मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ ई कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था आपकी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपकी जो नेशनल पॉलिसी थी, आपका एक्शन प्लान था ताकि आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके तहत पर्टिकुलर आपका ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है इन इंडियन जुडिशरी, यानी इंडियन जुडिशरी के अंदर में कब से, 2005 से। सबमिटेड बाय ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद द विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय एनेबलमेंट ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर जो भी आपकी ई कमेटी, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भारतीय जुडिशरी को क्या करना है, ई कोर्ट में कन्वर्ट करना है, ताकि जितना भी आपका काम होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या कर सके, डील कर सके। नो, इसमें पार्ट क्या है, द प्रोजेक्ट इज पैन इंडिया मिशन। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर द इंडिया आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। मोड प्रोजेक्ट फंडेड एंड मॉनिटर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोस्ट अक्रॉस द कंट्री। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बनाए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके द्वारा फंड किए जाएंगे, उनके द्वारा मॉनिटर किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का मेन काम क्या है कि आपको डेजिग्नेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, चाहे आप लिटिगेंट की बात करिए, लॉयर की बात करिए, जुडिशरी की बात करिए, अलग अलग यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन की तरह जो आपको डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिल रहा है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके से, अभी मान लीजिए आप पेपर फाइलिंग डील कर रहे हैं, तब हो सकता है आपके सामने सिस्टम रखा हो, फाइल ना लेके जाओ, अपना अपना लैपटॉप लेके जाए। सो दिस इज द चेंज, यानी आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिफरेंस लेके आना है, उसी को इसमें क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। तो ऑल ओवर द आपका इंडिया काम होने वाला। ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी। अब आप क्या करते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी ऐसा नहीं रहेगा आपको फाइल मेंटेन करना है, कुछ सर्च करना है, सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी। तो आपको बहुत टाइम बाउंड मैनर में बेसिक नागरिकों को ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको सर्विस डिलीवरी करनी है उनको। साथ ही साथ ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट लिटिगेंट टारगेट चार्टर होगा वो भी उनको मिल जाएगा। इंस्टॉल करना है, इंप्लीमेंट करना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आपके कोर्ट में जो भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसको डेवलप करना है। ऑटोमेट द प्रोसेस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रांसपेरेंसी है, यानी अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो उस कोर्ट में किसी तरीके से है, उसमें इंडल्ज है, यानी कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था स्टेक होल्डर क्या होता है, इसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। सो जस्टिस जुडिशरी सिस्टम में अगर किसी को कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उनके लिए ट्रांसपेरेबिलिटी लेके आना, यानी कहीं ना कहीं आपको क्या लेकर करना है, पूरी तरीके से निष्पक्ष रखना है, पूरी तरीके से आपको पारदर्शिता रखनी है, आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। एनहांस जुडिशियल प्रोडक्टिविटी बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टू मेक द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल। आपको अपनी जुडिशरी यानी जो भी आपकी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, ठीक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी दोनों तरीके से, यानी प्रॉपर तरीके से, ऐसा ना हो कि निर्दोष को आप बेसिकली दंड दे दें, जैसा अभी केस में हुआ था।
कुछ नहीं करना, क्वालिटी भी बढ़ानी है, क्वांटिटी, जितने केसेस आप डील कर रहे हैं उसको भी आपको देखना है, ताकि जस्टिस जो डिलीवरी सिस्टम है आपका उसको अफोर्डेबल बना सकें, लोगों तक एक्सेसिबल बना सकें, ज़्यादा पैसे ना लगें, कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट लेके आ सके। सो दिस इज रिगार्डिंग ई कोड कमेटी के बारे में। ना ओवर 41 डेड इन इंडोनेशिया फ्लैश फ्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को ध्यान होगा, उत्तराखंड, पिथौरागढ़, चमोली, यहाँ पर अभी आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड की वजह से ऑलमोस्ट 41 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू इंडोनेशियाज डिजास्टर रिलीफ एजेंसी, लैंड स्लिप्स एंड फ्लैश फ्लड फ्रॉम टोरेंशियल रेन इन ईस्टर्न इंडोनेशिया हैड किल्ड एटलीस्ट 41 पीपल एंड डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी आपकी टोरेंशियल रेन है, आपकी ईस्टर्न इंडोनेशिया की बात करते हैं या फ्लैश फ्लड की बात करें तो वहाँ पर 41 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक, वाटर फ्लैश फ्लड, अब ये फ्लैश फ्लड होते क्या हैं, ये आपके रैपिड फ्लडिंग है लो लाइंग एरियाज़ के, ऐसे एरियाज़ जो बेसिक लो एरियाज़ पे लाई करते हैं, यानी जिनका अगर आप देखेंगे तो लेवल बहुत कम है, ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वहाँ पर आपको ये फ्लैश फ्लड देखने को मिल जाएगा। जैसे वॉशेस की बात करिए, नदियों की बात करिए, ड्राई लेक की बात करिए, डिप्रेशन की बात करिए, जहाँ गड्ढा है वहाँ पर आपको ये फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है। इट मे बी कॉज्ड बाय हैवी रेन एसोसिएटेड विद द सीवियर थंडरस्टॉर्म, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, थंडरस्टॉर्म आ गया है, हरिकेन आ गया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की बात करिए, पानी मेल्ट हो गया, तो इससे क्या होता है, मान लीजिए गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था, ठीक, अब अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा नहीं है ना कि पता लगा आपके घर के बगल में कोई गड्ढा, आप कहेंगे बारिश में पानी फुल हुआ तो फ्लैश फ्लड क्यों नहीं आया, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, पानी ज़्यादा भर जाता है तो ये ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा तो आसपास के इलाकों को क्या करेगा, पानी में डुबो देगा, जिससे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्लैश फ्लड देखने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग कंडीशन इसमें देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट, अभी तो इंडोनेशिया में हमने देख लिया, दिस इज द पार्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया का पार्ट है आपका ये, ठीक, यहाँ पर आपको जकार्ता मिलता है, यहाँ पर जावा सी मिलता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दिस इज फ्लोर्स आइलैंड, जहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका फ्लोर आइलैंड है जहां पर आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। आपको मुझे स्ट्रेट्स के बारे में बताना है, क्या जावा सी एंड इंडियन ओशन के बीच में कोई स्ट्रेट है, अगर कोई स्ट्रेट है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर 3-4 आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स मिल जाएंगे, वो सारे स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली मेंशन करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, दैट इज व्हाट, फ्लैश फ्लड में ऑल्सो अकर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ नेचुरल आइस और डेब्रिस डैम। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ आपका मैन मेड डैम आपको देखने को मिलता है, ठीक, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ह्यूमन ने डैम बनाए होते हैं, सो वहाँ पर अगर नेचुरल आइस जो आपकी होती है वो मेल्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड आता है। ये लोकलाइज इवेंट होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं होता है पूरे बहुत लंबे एरिया पे आएगा, लोकलाइज इवेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई गड्ढा है, ऐसा तो नहीं नदी की वजह से फ्लड आ रहा है, कोई गड्ढा था, कोई लेक था, उसमें ओवर फ्लडिंग की वजह से आ रहा है, तो लोकलाइज होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, बट पीक बहुत ज़्यादा होता है, यानी लगभग अगर आप देखेंगे लेस देन 6 आवर्स में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर गया, पूरा बहुत सारे लोग डूब गए, फ्लड आ गया, देन अचानक से खत्म। तो ये बहुत ही बेसिक अगर आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। कंसर्न क्या है, इट इंड्यूस सीवियर इम्पैक्ट्स इन बोथ द बिल्ट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये आपके दोनों ही तरीके के एनवायरनमेंट, आप चाहे बेसिकली प्रकृति की बात करिए, मैन मेड की बात करिए, दोनों अफेक्ट करता है। अर्बन एरियाज को देखिए, साथ ही साथ बहुत सारी डाइवर्सिटी के लिए, जैसे आप बिल्डिंग की बात करिए, वेजिटेशन की बात करिए, ह्यूमन की बात करिए, लाइफ स्टॉक की बात करिए, तो सबको बहुत ज़्यादा लॉस इसमें देखने को मिल जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, फ्लैश फ्लड के बारे में। इंडिया में भी न्यूज़ में था एंड आपके इंडोनेशिया में भी न्यूज़ में था। नाउ अब यहाँ पर क्या है, देयर इज जनरल लैक ऑफ फ्लैश फ्लड वार्निंग कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंसर्न आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी पर्टिकुलर ना आपको वार्निंग नहीं मिल पाती, मतलब बाकी आपको फ्लड सिस्टम में वार्निंग मिलेगी, मतलब बाकी जगह अगर आप कुछ देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। थंडर स्टॉर्म आता है तो आपको पता है, अर्थक्वेक आता है तो उसकी कुछ वार्निंग सिस्टम है कि नीचे कहीं प्लेट में कुछ मूवमेंट हो रहा है। फ्लैश फ्लड का ऐसे कोई वार्निंग कैपेबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इंडिया के फ्लैश फ्लड गाइडेंस की बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, तो 2020 में इंडिया लॉन्च फ्लड गाइडेंस सर्विस साउथ एशियन कंट्रीज। इंडिया ने क्या किया था, आपका फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को लॉन्च किया था साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, ताकि वो इम्पैक्ट बेस्ड जो भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पर आप फ्लड को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं पहले से कि हाँ भाई इस एरिया पे फ्लड आ सकता है। जो सडन होता है, बहुत ही जल्दी अचानक से आता है, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे वाटरशेड पे या सिटी लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग फ्लश फ्लड के बारे में। फ्लश फ्लड गाइडेंस की बात करते हैं, बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है
ताकि आप नेसेसरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। यानी रियल टाइम में जो आपको सपोर्ट देना है, आपको वार्निंग देनी है फ्लैश फ्लड के लिए लगभग 6 से 12 घंटे के एडवांस में ना, तो 6 से 12 घंटे का टाइम इज सफिशिएंट। अगर अचानक से कोई चीज़ आ रही है और उसके अलावा 6 घंटे आपको दिए जा रहे हैं तो आप वहाँ से हट सकते हैं। एंड जो रेजोल्यूशन होता है वो 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर होता है। यानी फ्लैश फ्लड का जो आपको एरिया देखने को मिल जाएगा 4 बाय 4 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। गाइडेंस की बात करते हैं फ्लैश फ्लड की, तो ये थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, यानी 6 घंटे एडवांस में दे दिया जाता है, 24 घंटे एडवांस में रिस्क के फॉर्म में। तो ये थ्रेट अगर है तो 6 घंटे में आपका फ्लड आ सकता है, रिस्क है तो 24 घंटे में आ सकता है। ये आपके रीजनल सेंटर, जो भी नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सेंटर की बात करते हैं, नेशनल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की बात करिए, इन सब के द्वारा बेसिक अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रोवाइड कराया जाता है फॉर टेकिंग नेसेसरी मिटिगेशन मेजर्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ताकि आप क्या कर सके, प्रॉपर मेजर ले सके। मान लीजिए आपके एरिया में आने वाला तो आप एरिया छोड़ के चले जाएंगे ताकि आपकी जान और माल का कम से कम नुकसान हो, यानी लाइफ का भी एंड प्रॉपर्टी का कम से कम हार्म आपको देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस आपके बारे में, फ्लैश फ्लड के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन की बात करते हैं, इन्होंने सैंक्शन हटा दिए हैं जो आपके प्रीवियस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे आपके आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स पर। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो भी टॉप ऑफिशियल्स थे उन पे सैंक्शन लगाए थे आपके डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बिडेन ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया है। इशू क्या है, आईसीसी वाज प्रूविंग alleged crimes by US troops in Afghanistan, but the Trump administration was openly hostile to the tribunal for pursuing prosecutions of Americans for actions in Afghanistan and Israel's for action against the Palestinians। अब आपका इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो बेसिक क्या कर रहा था, प्रोब कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था कि आपके यूएस ट्रुप ने क्या आपके अफगानिस्तान में जाके किसी तरीके का कोई क्राइम किया है, लोगों को किसी तरीके से हार्म किया है, इसकी चेकिंग हो रही थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे आपके ट्रिब्यूनल के लिए या पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशंस के लिए जो आपके अमेरिकन का हो रहा था, आपके अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं या फिर इजराइल की बात करिए जो उनके पैलेस्टीन के एक्शन के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलता है। सो ये पूरा होल इशू था। इसी से नाखुश होकर आपके ट्रंप ने क्या कर दिया था, आईसीसी के ऑफिशियल्स पर बेसिक क्या लगा दिया था, एक तरीके से सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे ना। अब आपके लिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज़ में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार कवर कर चुकी हूँ, स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। हेग में आपका सिचुएटेड है। जीनोसाइड, वॉर क्राइम या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में अगर कोई भी क्राइम होता है तो उससे डील करने के लिए आपका आईसीसी बनाया गया है। पहली परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, रिमेंबर दैट, पहली ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि आप परपेट्रेटर्स को कोई भी इम्प्यूनिटी, अगर कुछ भी मतलब अगर क्राइम हो रहा है ना इंसानियत के अगेंस्ट में, तो उससे आप डील कर सकें। फाउंडेशन ट्रीटी की बात करते हैं तो 2002 में आपके रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आईसीसी के बारे में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आईसीजे वर्सेस आईसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपको शायद सुनने में सेम लगे बट बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इनके फंडिंग में, सब्जेक्ट मैटर में, केसेस किस तरीके के डील होते हैं, लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन दोनों की सेम है, रिलेशनशिप की बात करते हैं और दोनों कब फॉर्म हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी का पर्टिकुलर पार्ट क्या है कि ये जीनोसाइड क्राइम, ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, अग्रेशन के अगेंस्ट में यूज होता है, आईसीजे का एरिया अलग है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल्सो कि आपको देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फंडिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भी आपका कोर्ट का एक्सपेंस है वो आपके स्टेट पार्टीज के द्वारा फंड किया जाता है, यानी जो भी स्टेट पार्टीज जो आईसीसी के मेंबर्स हैं वो उसको फंड करेंगे। यहाँ पर इसमें अलग अलग सरकार के द्वारा, कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है तो उनके द्वारा भी इसमें क्या किया जाता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, ठीक, चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन हो या कोई एंटिटी भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बताऊं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपोजिशन एंड वोटिंग पावर, यानी आपकी आईसीसी की कंपोजिशन क्या होती है, क्या क्या चीज मिलके इसको फॉर्म करते हैं। कोर्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओवरसाइट लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करिए, असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज, इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट पार्टी का, हर स्टेट पार्टी मतलब हर कंट्री का एक प्रतिनिधि आपको मिल जाएगा। ईच स्टेट पार्टी हैज वन वोट एंड एवरी एफर्ट हैज टू बी मेड टू इच डिसीजन बाय कंसेंसस। हर पार्टी का, हर कंट्री का एक वोट होता है एंड अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप कोशिश करिए कंसेंसस से लेंगे, सबकी सर्वसहमति से। असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो आपके मेंबर्स के द्वारा, जितनी भी स्टेट कंट्रीज है उनके द्वारा क्या किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे 3 साल के टर्म के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आपका जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 साल पहले जो आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा
ताकि आप क्या कर सकें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेन के तहत उनके द्वारा किए जा रहे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से उसको प्रमोट कर सके। नाउ बैंक्स की बात करते हैं, अभी तक लगभग इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं लगभग 1.14 लाख अकाउंट्स में। वुमेन के द्वारा जो भी आपके एंटरप्राइजेस डील किए जा रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटेड द सैंक्शन सो फार अंडर द स्कीम विच हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025। यानी जो वुमेन आपकी कुछ एंटरप्राइजेस, कुछ बिजनेस को लीड कर रही हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका 2025 तक क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट इसमें पार्ट देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अबाउट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब ये स्कीम है क्या, ये जो स्कीम है 5 अप्रैल 2016 को उसको लॉन्च किया गया था ताकि ग्रास रूट लेवल पर, है ना, बोलते हैं एकदम जिसकी नींव अच्छी होती है, तो जो भी आपका नींव है, जो भी आपका बेस है, वहाँ से आप इकोनॉमिक तरीके से एम्पावर कर सके इंडिया को, जॉब क्रिएट करके। ये जो स्कीम है आपको लेवरेज प्रोवाइड करेगी, जितने भी आपने के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर हैं, ठीक, उनको कहीं ना कहीं लेवरेज प्रोवाइड करेगी ताकि आप जो भी अनडिजर्व सेक्टर है पीपल का, जैसे एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको सर्व कर सको। यानी आप एससीज के लिए, एसटीज के लिए वुमेन को प्रमोट कर सको। भाई वो लोग बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाएंगे तो स्टेटस बढ़ेगा, तो वो किसी तरीके से उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बैंक लोन जो है लगभग 10 लाख से लेके 1 करोड़ का, वो एटलीस्ट एससी और एसटी बोरोवर को एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच प्रोवाइड करा सके। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, यानी कोई भी अगर आप नया एंटरप्राइज लेके आ रहे हैं, कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वुमेन को, एससी एसटी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का पर्टिकुलर लोन एक तरीके से बैंक फैसिलिटेट करेगी, एक पर्सन एक बैंक के अकॉर्डिंग, ताकि आप क्या कर सके, अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें, थोड़ा सा उसमें बेनिफिट ले सकें। नाउ अब बेसिक देखते हैं, सिडबी अनदर होमवर्क, एक और होमवर्क आ गया। मैम जितना तो पढ़ाती नहीं है उससे ज़्यादा तो होमवर्क दे देती है, ठीक। चलो सिडबी आपके लिए होमवर्क है, बेसिक सिडबी है क्या, क्या इंपॉर्टेंट काम है, नाबार्ड क्या है, क्या इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे न्यू लोग नए होंगे, सो सॉरी फॉर दैट, बट कुछ बहुत पुराने बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। मुझे पता है मैं इतना सारा होमवर्क दूंगी वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं सोचती हूँ एटलीस्ट 10 दूंगी तो 10 में से शायद 1 कर ले, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बढ़ाने की होमवर्क, है ना। वरना सिडबी और नाबार्ड हम पढ़ चुके हैं, तो आपका एक काम है, आपको सिडबी और नाबार्ड के बारे में पढ़ना है। तो इनको डेजिग्नेट किया गया है स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स के रूप में। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी एससी एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर जिसकी उम्र जो हो 18 साल के ऊपर हो, ये जो आपका बेसिक लोन होगा वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, यानी जो प्रोजेक्ट आपके नए हैं उनके लिए लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको लोन चाहिए तो आपने अपनी बीवी के नाम पे कर दिया कि भाई चलो पैसे मिलेंगे, तो वो सब नहीं होगा। बोरोवर को बेसिकली शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा ना हुआ हो कि आपने क्या किया हो, पहले कभी कोई कंपनी चालू करी हो, दिवालिया हो गया आपको बैंक को अभी पैसे भरने, दोबारा आप कंपनी लेके दोबारा लोन कराना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पहले बैंक के साथ में ये सब कर चुके हैं। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब अगर आप नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की बात करते हो तो लगभग 51% जो आपका शेयर होल्ड है वो आपका किस में यूज होना चाहिए, ताकि आप एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्या कर सकें, हेल्प आउट कर सके। तो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, आपके बहुत सारे अमेंडमेंट प्रोवाइड कर दिए आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। नाउ है क्या, दे प्रपोज टू ग्रांट एग्जम्पशंस टू रेलवे, रोड, ट्री प्लांटेशन, ऑयल, वाइल्ड लाइफ एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। वो बेसिक एग्जम्पशन देना चाहते हैं, एग्जम्पशन यानी छूट देना चाहते हैं कि जाइए आप ट्री प्लांट करिए, रेलवे बनाइए, रोड बनाइए, ऑयल एक्सप्लोर करना है, जो करना है आपको करिए। दिस सीक टू एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट्स टू एटलीस्ट फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन। यहाँ पर अब पर्टिकुलर आपको स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनको एटलीस्ट जो भी आपका फॉरेस्ट लैंड है, प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन की बात करने तो उसको सीक करना है। अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो इनका एक और इंपॉर्टेंट काम है, क्या इंप्लाई करना है कि आपका जो भी प्रोसेस है फॉरेस्ट आइडेंटिफिकेशन का, उसको एक टाइम बाउंड मैनर में आप खत्म कर सकें, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये फॉरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन खत्म करना है। दे ऑल्सो प्रपोज टू एनेबल द क्रिएशन ऑफ नो गो एरियाज वेयर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वुड नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने एक और चीज़ ड्राफ्ट में रखी है कि कुछ आपको एरियाज ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनका नाम नो गो एरियाज रखने हैं, ताकि आप क्या कर सके, किसी भी तरीके का मूवमेंट वहाँ ना अलाउड कर सकें एंड वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके। सो दिस इज रिगार्डिंग ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 देखना है। नाउ चिल्का वॉज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन न्यूज़ ज्योग्राफी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चिल्का लेक जो आपको उड़ीसा में मिलती है, पहली चीज़। दूसरा, दुनिया की यानी एशिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आपको देखने को मिल रही है, खारे पानी की झील। ये पहले बे ऑफ बंगाल का पार्ट हुआ करती थी,
ये आपके मरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा का, उन्होंने क्या किया है, रिसर्च करके बताया ना। ये बनी कैसी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिल्का माइट हैव बिगन इन द लेटर पार्ट ऑफ प्लेस्टोसीन एपोक अराउंड 20,000 ईयर्स अगो। जो आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन का चिल्का का, वो लगभग माना जा रहा है कि आपके प्लेस्टोसीन एपोक यानी लगभग 20,000 साल पहले ये स्टार्ट हो गया था। नाउ है क्या, इंडियाज पेनिनसुलर रिवर महानदी कैरिड अ हेवी लॉड ऑफ सिल्ट एंड डम्प पार्ट ऑफ इट्स एरिड डेल्टा। इंडिया के जो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर है वो क्या करती है, जब फ्लो करके आती है लगभग बहुत सारा अमाउंट में वो सिल्ट कैरी करती है ना, उसको आपके समुद्र के डेल्टा पर या फिर आपके सी के डेल्टा पर क्या कर दिया जाता है, पर्टिकुलर वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे ही सेडिमेंट जो आपका लेडर रिवर है मेट द बंगाल, सैंड बार्स वर फॉर्म नियर इट्स माउथ। जैसे ही जो आपका सेडिमेंट लेके आई थी, जो इतना सारा बेसिक धूल मिट्टी लेके आई है आपकी रिवर, वो बे ऑफ बंगाल के साथ में मिलेगी, तो वहां पर उसके माउथ पे बहुत सारे बार आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। नाउ दिस क्रिएटेड अ बैकफ्लो ऑफ द सी वाटर इनटू द स्लगिश फ्रेश वाटर एट एस्टुअरी रिजल्टिंग इन ह्यूज ब्रैकिश वाटर लेक। अब इससे क्या होता है, जो भी आपका सी वाटर है वो बैकफ्लो कराने लगता है, यानी जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में आपका ब्रैकिश वाटर जाने लगेगा, यानी इस तरीके से आपका बहुत ही बड़ा एक ब्रैकिश वाटर लेक बन जाता है। अब चिल्का के लिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए पहले ये पार्ट था, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर था, यहाँ से आपका क्या होता है, समुद्र का पानी अंदर बैक मारने लगता है, तो इसकी वजह से पानी आपका ब्रैकिश यानी खादा होता है। अब चिल्का के बारे में अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक, इसको भी आपको खुद से पढ़ना है, क्या है, कैसा है, कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक, ये सी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, सतपदा की बात करिए, ठीक, जो भी आपका कनेक्टिंग चैनल है, जो शोल्स की बात करिए, सैंड बार्स की बात करिए, किस तरीके से जो पानी का मूवमेंट है उसको क्या करते हैं ये लोग, रोकते हैं। एंड साथ ही साथ साइडल फ्लो को भी आपको देखने को मिल जाएगा लेक के अंदर। सो दिस इज रिगार्डिंग चिल्का के बारे में, इंपॉर्टेंट है बिकॉज बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, जो भी आपको स्टडी देखने को मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि चिल्का लेक आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट था। नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं, चिल्का आपके एशिया के सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून है, इंडिया का लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड आपको यही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बहुत सारी थ्रेटन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिल रही है। नाउ 1988 में क्या हुआ था, चिल्का को फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, यानी रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपके इंडिया का सबसे पहला अगर कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक तरीके से किसी को असाइन किया गया था तो आपकी चिल्का थी। मेजर अट्रैक्शन की बात करते हैं चिल्का की, तो यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको सतपाड़ा आइलैंड्स में मिलती है ना। बहुत बेसिक देखते हैं, नल्लाबाना आइलैंड की बात करते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ रीड कहा जाता है, कवरिंग ऑलमोस्ट अबाउट 60 स्क्वायर किलोमीटर इन द लकुल एरिया वाज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी। आपका एक नट्टाबाना आइलैंड की बात करते हैं जो आपके फॉरेस्ट ऑफ रीड की बात करते हैं, ये लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इन्होंने इस जो भी आपकी लगून है उसके आसपास के एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया है, सेंचुरी बना दिया है, बर्ड सेंचुरी। नाउ काली जी टेम्पल की बात करते हैं, ये आपकी चिल्का लेक के आइलैंड पे प्रेजेंट है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको चिल्का के बारे में देखने को मिल रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट प्रपोजेस स्टेट सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी। आपके ओडिशा सरकार ने आपके स्टेट का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी में क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महेंद्रगिरी, अ हिल इकोसिस्टम हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पर आपका दूसरा जो बायोस्फीयर बनाया है इन्होंने, वो महेंद्रगिरी को बनाया है। हिल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स मिल जाएंगे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं उड़ीसा की, तो ये पहला रिजर्व था जिसको इस कैटेगरी में रखा गया था। ये कब हुआ था, इसको मई 20, 1996 में देखने को मिला था ना। प्रपोज महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ये आपका लगभग 4,70,000 तक का हेक्टेयर में आपको फैला हुआ दिख जाएगा। गजपति यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ईस्टर्न घाट में प्रेयर्स देखने को मिल जाएगा। हिल इकोसिस्टम की बात करते हैं, ट्रांजिशन जोन की तरह, ठीक है, यानी अगर आप किसी भी हिल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके टॉप पे वेजिटेशन अलग होता है, पेड़ पौधे अलग होते हैं, एकदम नीचे आपको अलग मिल जाएंगे, तो ट्रांजिशन जोन होता है। ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया आपको देखने को मिलता है फ्लोरा एंड फौना के बीच में, साउदर्न इंडिया में, हिमालयाज में, ताकि वो रीजन को इकोलॉजिकल बेसिकली एक क्या बना सके, स्टेबल बना सके, जो भी आपका इकोनॉमिक रीजन है उसको स्टेबल बनाने के लिए। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो यहाँ सौरा पीपल रहते हैं जिनको वल्नरेबल माना जाता है, यानी ये आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिनको कांदा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था रिगार्डिंग महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। एंड ओडिशा ने इसको सेकंड रूप में क्या करा है, बेसिकली अनाउंस कर दिया। नाउ संकल्प से सिद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीएस प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विलेज की डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च है जो ट्राइफेड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के द्वारा क्या की गई, लॉन्च की गई, यानी आपके विलेज
की बात करते हैं ताकि आप डिजिटल रूप से कनेक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉनिकली सबको कनेक्ट कर सके। ठीक, ट्राइफेड के द्वारा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का बेसिक ये काम है। 100 दिन का ड्राइव है जो अप्रैल 1, 2021 से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर 150 टीम को लाया गया है, 10 अलग अलग गाँव वो लोग विजिट करेंगे एंड जहाँ पर देन इन ईच रीजन फ्रॉम ट्राइफेड एंड स्टेज इंप्लीमेंटेड एजेंसीज विजिटिंग देन विलेजेस। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आपने सबको दिखा दिया, टीम को दिखा दिया जो अलग अलग गाँव में जाएगी, वहाँ से फिगर्स को कलेक्ट करेगी एंड उसको आप मॉनिटर करेंगे। मेन एम क्या है कि जो वन धन विकास केंद्र है आपके विलेज में उसको आप एक्टिवेट कर सके। ठीक है, आपके गांव में जो भी वन धन विकास केंद्र है उसको एक्टिव करना आपका संकल्प निधि का काम है। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल आपकी न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो रिमेंबर दैट पीपल, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली रिमेंबर कि आपको क्या करना है, सारी चीज़ें कवर करनी, बट आपको प्रीलिम्स भी अपना मेंस के साथ में क्लियर करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग इट। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। एंड द चैनल क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी, दिस इज द चैनल ने जिसको आप देख सकते हैं। सो आई एम कंपाइलिंग अप द क्लास, बेसिकली मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।